नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की क्लास में हम देखेंगे तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति किसे कहते हैं। ओके, और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आता है। चलिए, तो आप अपने वीडियो को देखने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करें। चलिए, प्रकृति। तो प्रकृति के अंदर एक पहला पॉइंट आता है कि तुलनात्मक राजनीति कोई कला नहीं है, क्या है, एक विज्ञान है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था या और एक ही देश की विभिन्न स्थिति में राजनीतिक व्यवस्था का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन करने के बाद सामान्य नियमों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और सिद्धांतों का निर्माण करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग तो होता ही है। इसलिए क्या कहा जाता है कि तुलनात्मक राजनीति एक वैज्ञानिक पद्धति है, ना कि कोई कला। ठीक है। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत तुलनाओं पर अधिक बल दिया जाता है, जैसे कि एक से अधिक देश में राज्य, सरकार या राजनीतिक पद्धति, इनका तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। समझ आया। शासन के अंग भी होते हैं इसके अंदर, वो एक देश के अंदर या विभिन्न देशों में। ठीक है। कानून निर्माण से संबंधित वो न्यायपालिका हो सकती है, कार्यपालिका हो सकती है। इन सब का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, यानी तुलना की जाती है। और तुलनात्मक राजनीति प्रकृति के अंदर ये पॉइंट तो हैं ही, पहला दूसरा तो है ही, और उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार ये पूछे भी जाते हैं। इनको शॉर्ट में लिखा गया है, तो आप इसको समझो और अपनी बुक से नोट पढ़ना ज़रूर, और या हो सके इसी को समझ के अच्छे से लिख सकते हो। चलो देखते हैं इस होता क्या है। तुलनात्मक राजनीति का वर्टिकल कंपैरिजन यानी समानीकरण इसके अंदर किया जाता है तुलनाओं का। यानी किसी भी देश की राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, विभिन्न प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं, जैसे कि नियम है, कानून की समानता, वित्तीय स्थिति या शक्ति बल। ये सब चीज़ें राष्ट्रीय सरकार में भी पाई जाएगी, राज्य में भी पाई जाएगी और स्थानीय में भी पाई जाएगी। ठीक है ना। लेकिन इसका सामान्यीकरण क्या होता है, संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण बहुत सारे विचारक जो हैं, राजनीतिक विचारक, इसका समर्थन नहीं करते हैं ज़्यादातर। वो इसलिए क्योंकि देखो, राष्ट्रीय सरकार में भी सेना बल होगा, नियम कानून होगा, राज्य सरकार में भी होगा और स्थानीय सरकार में भी ये चीज़ें पाई जाएंगी। लेकिन दिक्कत इस बात की आएगी, जैसे कि सेना बल है राष्ट्रीय सरकार में जो पाया जाएगा, उसका जो क्षेत्रफल होगा, सेना का जो नियम होंगे, जो शक्ति होगी, वो राज्य या स्थानीय सरकार के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है ना। नियम जो होंगे राष्ट्रीय सरकार के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और बहुत ही बड़े स्तर पे होंगे राज्य सरकार या स्थानीय सरकार की तुलना में, जिसकी वजह से कोई सामान्यीकरण नहीं निकल पाएगा एक रिजल्ट्स। ठीक है। इसलिए बहुत सारे विचारक हैं इसका समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सरकार के बाद जो सेना बल होगा वो स्थानीय सरकार या राज्य सरकार के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जिसके कारण बहुत सारे विचारक सामान्यीकरण नहीं कर पाते, समानता नहीं निकाल पाते हैं, जिसकी वजह से इसका समर्थन बहुत सारे विचारक नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, राष्ट्रीय सरकार के जो नियम कानून हैं कभी कभी स्थानीय राज्य सरकार के नियमों को प्रभावित भी कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कभी आपातकाल की स्थिति आती है तो स्थानीय व राज्य सरकारों के नियमों की ज़्यादा बात नहीं मानी जाती, जितनी बात राष्ट्रीय सरकार की बात मानी जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तुलनात्मक यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन स्टडी, इसके अंदर अध्ययन किया जाता है संपूर्ण विश्व में प्रचलित समकालीन राष्ट्रीय सरकारों की हॉरिजॉन्टल अध्ययन। कहने का मतलब क्या है, एक ही देश की विभिन्न कालों में, ठीक है ना, एक ही देश की विभिन्न कालों में, यानी कि विभिन्न कालों का मतलब है समय में, एक ही देश के विभिन्न समय में सरकारों की ऐतिहासिक हॉरिजॉन्टल तुलनात्मक अध्ययन करना। कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पर ऐतिहासिक वर्ड आ गया तो अतीत का अध्ययन किया जाएगा, जिसके अंदर प्राचीन, मध्य, आधुनिक, इन सब का अध्ययन करके
भविष्य के लिए अच्छे नियम क्या करे जा सकते हैं, तैयार किए जा सकते हैं, है ना। हमेशा तो ऐसे ही होता है कि कभी भी नियमों को बनाने के लिए हम हमेशा अतीत में हुई घटनाओं का अध्ययन करके, विश्लेषण करके एक अच्छे नियम, पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर को हम अच्छा बना सकें, वर्तमान को अच्छा बना सकें। तो इसका बहुत सारे जो विचारक हैं, राजनीतिक विचारक, हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन स्टडी का समर्थन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सामान्यीकरण निकाला जा सकता है, उसके अंदर सामान्यीकरण निकालने में दिक्कत आती है। चलिए आगे देखते हैं। इन सब को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अंदर एक ही देश की विभिन्न समय में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों का ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। प्रकृति के अंदर संपूर्ण विश्व में समकालीन राष्ट्रीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक प्रक्रिया व्यवहारों को प्रभावित करने वाली गैर शासकीय व्यवस्था, या वो संप्रदाय भी हो सकती है, वो कबीले इत्यादि, ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया व व्यवहारों को क्या करें, प्रभावित करती हैं। विश्व में स्थित विभिन्न राष्ट्रीय स्थानीय सरकारों का समस्तरीय अध्ययन के आधार पर किया जाता है, और सामान्य नियम व सिद्धांतों का क्या करा जाता है, प्रतिपादन किया जाता है। प्रतिपादन का मतलब सामान्य नियम को एक जगह से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, ठीक है। यानी कि नियमों को, सामान्य नियमों, सिद्धांतों का यूज़ हम अच्छे से कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। और समस्तरीय अध्ययन का मतलब होता है, आप यूँ कैसे समझ सकते हो कि श्रेष्ठ यानी एक्सीलेंट अध्ययन, इसके पद्धति का यूज़ किया जाता है इसके अंदर, जो क्या होती है, मान्य होती है, वैलिड होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता। उपयोगिता आप सबको पता है कि तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता के अंदर राजनीति का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर राजनीतिक व्यवहारों को समझा जाता है, राजनीतिक में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। वो दो प्रकार से होता है, एक आदर्श मूलक, यानी कि एक पूर्व कल्पना बना कोई चीज़ को सोचा गया, कोई कल्पना की गई, उसको एक रचनात्मक रूप दिया गया, और रचनात्मक रूप देने के बाद उसका सिद्धांतों का निर्माण किया गया। उसी तरीके अनुभवाविक वास्तविक तथ्यों को अच्छे से समझकर उनको सिद्धांतों का रूप दिया गया, ठीक है। ये उपयोगिता होती है इसकी। और प्रचलित यानी कि प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः प्रमाणिकता, कहने का मतलब ये है जो प्रचलित है समाज में या विश्व में राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक सिद्धांत जो प्रचलित हैं, उनको दोबारा से उनका अध्ययन करके उनके नियमों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्या वर्तमान के अनुसार जो नियम प्रचलित हैं, ठीक है, क्या वो आज की सोसाइटी के अकॉर्डिंग ठीक है, या उसमें कुछ और बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है, ठीक है, ओके। जैसे आज के टाइम में कहा जाए, शिक्षा बहुत लोगों को इम्पोर्टेंट है कि सबको पढ़ाया जाए, लेकिन आज के साथ शिक्षा के साथ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, वो है अवेयरनेस, लोगों को जागरूक भी किया जाए, ठीक है। चलिए समझ आ रहा होगा कि प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों की पुनः प्रमाणिकता का मतलब ये होता है कि जो वर्तमान में राजनीतिक नियम प्रचलित हैं, क्या वो आज की परिस्थिति के अनुसार से क्या वो उपयोगी हैं या नहीं हैं, या उसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है कि नहीं है। ये मदद करता है तुलनात्मक राजनीति के द्वारा, ओके। मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो बताना भाई, ठीक है, या कोई बदलाव करने हो तो वो बताना। चलिए।